ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच खाड़ी देशों में मची 40 दिन की जो जंग थी वो शांति की पटरी पर लौट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से 6 मार्च को एक चेतावनी दी थी ईरान को कि ईरान यदि अगले 24 घंटों में सीज फायर के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं होता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसे में जब ये डेडलाइन खत्म हो रही थी उससे ठीक 10 मिनट पहले ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते ईरान, अमेरिका और इस्राएल के बीच जो जंग चल रही थी उसमें हम सीज फायर करने को तैयार हो गए। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के 10 मिनट की वो डेडलाइन थी, उसके खत्म होने से पहले ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। दरअसल अब इसके बाद चर्चा लगातार ये हो रही है कि आखिरकार क्या इस्राएल इस सीज फायर को मानेगा, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिरकार पाकिस्तान की इस सीज फायर में क्या भूमिका रही। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जिस तरीके से ऐलान करते हुए कहा कि हम सीज फायर करने को, शांति को बहाल करने को तैयार हो चुके हैं। पहला सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव जो था उसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हुए नजर आए हैं और इस्राएल की अभी तक जो कि कोई संतुष्टि भरी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो इस्राएल का क्या स्टैंड रहेगा इस सीज फायर को लेकर? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, पहली बात तो महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि कम से कम युद्ध विराम को लेकर जो एक माहौल बन रहा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और ये एक सुखद पहलू इस बात को लेकर भी आ जाता है कि तमाम दुनिया के देश जो थे वो इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर जो तेल की आपूर्ति है जो बाधित हो रही है, तमाम दुनिया इस बात को लेकर परेशान थी कि उनके जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। उसमें से भारत देश भी हमारा शामिल है। तो यहाँ सुखद बात ये निकल कर सामने आती है कि अगर इस शांति वार्ता के बाद, इस युद्ध विराम के बाद में अगर हॉर्मोज का जो रास्ता है अगर ये पूरी तरह से खुल जाता है और जो आवागमन पहले की तरह अगर शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो संकट दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि एक चीज अगर बढ़ती है तो उसके दाम जो है वो 1000 चीजों के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। मार्केट में आप जाइए तो आपको लगेगा कि सिर्फ तेल बाधित होने की वजह से किस तरह से हर चीज के ऊपर महंगाई दिखाई पड़ रही है। तो कम से कम उन चीजों में एक आम आदमी जो है उसको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब रही बात दूसरी कि क्या वाकई में जो युद्ध विराम हुआ है इसके कोई दूरगामी परिणाम भी दिखाई पड़ सकते हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि भले ही अभी 2 सप्ताह की बात हो रही है तो क्या इसको परमानेंट तौर पर माना जाए? चूंकि 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल है और साथ में ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है, दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। और जो बात आप कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या हो रही है और क्या होने वाली है, तो देखिए जिस तरह से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान का शुक्रिया, जिन्होंने जिस तरह का एक माहौल बनाया, जिस तरह से माहौल बनाकर कहीं ना कहीं दोनों देशों के को इस बात के लिए समझाया और कहीं ना कहीं बताया कि भाई देखिए शांति ही एकमात्र रास्ता है, मिल बैठकर बातचीत करने का ही एकमात्र जरिया है कि दोनों की समस्याएं सुलझ सकती हैं। क्योंकि इस तरह से अगर बमबारी होती रहेगी, अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक होते रहेंगे तो कभी भी कोई मकाम पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग तरह का पाकिस्तान के लिए माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले भी पहल की थी, कुछ लोग पहुंचे भी थे, लेकिन 2 दिन की मीटिंग वो 1 दिन में खत्म हो जाती, तब तमाम दुनिया के कह सकते मानचित्र पर या दुनिया भर में पाकिस्तान की जो है खिल्ली उड़ती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब अगर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनके विदेश मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं अब्बास अरागची कि अगर पाकिस्तान ने ये पहल ना की होती या पाकिस्तान ने इसलिए कोशिश नहीं की होती तो शायद ये युद्ध विराम संभव नहीं होता। बिल्कुल, युद्ध विराम संभव नहीं होता। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उनके तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, उनकी तरफ से जो कोशिशें की गई है उनके परिणामों के चलते ये युद्ध विराम हो पाया है। इजराइल किस तरीके से स्टैंड करेगा, क्योंकि इजराइल का सीधे तौर पर कहना है, इजराइल ने यहाँ पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा दी है। इजराइल ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है जिसको खत्म करने के लिए
लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है इजराइल। उनकी सेना वहां पर लगातार हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लेबनान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लेबनान में भी ये युद्ध शांत होगा, लेकिन इजराइल जो है वो इस डैमेज को सहने की पोजीशन में नहीं है कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान में जीवंत रहे। और इसको लेकर के इजराइल ने अभी तक कोई ठोस ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है कि हम सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सीधे तौर पर अमन जी ये कहना है कि हिजबुल्लाह का जब तक खात्मा नहीं होगा इजराइल में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इस सीज फायर पर इजराइल के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए की बात नहीं कि यहाँ पर इजराइल जो है वो अभी भी इस बात के ऊपर अडिग है कि जब तक इस आतंक का खात्मा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी दिखाई पड़ता है कि अमेरिका के कहने पर ही इजराइल चलता हुआ दिखाई पड़ता है। इजराइल की जो कह सकते हैं सैन्य जो ताकत है वो अमेरिका प्रभाव की वजह से बढ़ी है। ऐसे में अगर अमेरिका इस बात को मानने को राजी हुआ है कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, बातचीत का एक दौर शुरू होना चाहिए और कम से कम जो लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है उससे तो कम से कम बचा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तीनों देशों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत भयानक जो है परेशानियों का दौर हुआ है। अगर आप देखेंगे ईरान और इजराइल में तो एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, वहीं अमेरिका में भी इसका जो प्रभाव है बहुत बुरा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। एक सर्वे के अनुसार 70% लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो ये कार्रवाई अमेरिका ने की है वो कहीं से भी जायज नहीं है। सर मैं बीच में रोकूंगा आपको, आपको यहाँ पर दुनिया के दो मत हैं। एक जो अमेरिका की कार्रवाई है, कुछ देश उसके समर्थन में भी हैं, कुछ देश उसके नकारात्मक जो परिणाम है उनका भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बात कही है कि हम हिजबुल्लाह को जब तक खत्म नहीं कर देते हैं तब तक जो है किसी भी तरीके की शांति बहाली की बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका इस युद्ध के माध्यम युद्ध में जो सीधे एंटर किया हुआ था, क्या अमेरिका इस युद्ध से बचाव करने का, खुद का निकलने का रास्ता तलाश रहा था? क्या उस रास्ते तलाशने में उसको कामयाबी हासिल हुई है 40 दिनों के बाद, या फिर वो इजराइल के साथ अभी भी मजबूत स्टैंड लेकर के खड़ा रहेगा? क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि इजराइल में शांति स्थापित हो, इसके लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। देखिए दिनेश जी, पहला सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, कई लोगों ने ये बात कही, खासकर नाटो देशों को लेकर जब ये बात उठी कि भाई उनको भी समर्थन करना चाहिए, तब तमाम देशों ने क्या कहा दिनेश जी, वो भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर अमेरिका इस युद्ध से चाहता क्या है, क्या उसको बेनिफिट मिलने वाला है। आप देखेंगे युद्ध होने के बाद जो हॉर्मुज का रास्ता है वो बंद कर दिया गया, एटमी आपने कहा कि प्लांट थे वो वहां पर कहीं नहीं मिले। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने जिस मकसद के साथ में युद्ध में भाग लिया वो मकसद तो कहीं भी पूरे होते हुए या उन मकसद के तहत जिस तरह से वो गया वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए तमाम दुनिया ने अमेरिका से यही कहा कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर आप जा रहे हैं वो तो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ईरान ने इससे पहले जब ओमान में बैठक हुई थी वो ईरान ने कह दिया कि भाई हम एटमी जो हथियार हैं उनका हम कह सकते नहीं बनाएंगे, उनका एक तरीके से हमने स्टॉप कर दिया है, हम नहीं चाहते कि वो हथियार बने। और यहाँ तक कि उन्होंने लगभग शर्तों को मान लिया था। तो आखिर ईरान के ऊपर इस तरह के हमले करने की वजह क्या थी जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। अमेरिका क्या चाहता था, आप देखेंगे जब युद्ध शुरू हुआ था यही ट्रम्प थे, 2 दिन में युद्ध खत्म करने की बात करते थे, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, अब देखेंगे 40 दिन का लगभग दिनेश जी वक्त हो गया और अभी भी शांति वार्ता के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे। आप इस बात पर गौर करिए कि अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि अगर 24 घंटे में आपने हमारी बात नहीं मानी तब हम ऐसा कर देंगे, इसलिए आपको शांत होना पड़ेगा। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान को झुकाने का जो मकसद था अमेरिका का वो कहीं ना कहीं मकसद बनकर ही रह गया। अभी भी आप देखेंगे जो बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, अब यहाँ पर अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं भी स्वागत करता हूँ, उन्होंने हमारी बात मानी, ईरान भी यही कह रहा है कि हम भी स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर इस युद्ध का जो परिणाम निकलकर सामने आया कि आखिर कौन जीता, कौन हारा, कौन छोटा साबित हुआ, कौन बड़ा साबित हुआ, इसको लेकर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ दिखाई पड़ रहा। वैसे में इजराइल की जो भूमिका बनती है
क्या वाकई में अमेरिकी प्रभाव में ही वो युद्ध लड़ रहा था? क्या अब अमेरिका के पीछे हटने के बाद क्या इजराइल भी धीमे धीमे अपने आप को अपने अंदर हदों तक समेट लेगा? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर अमेरिका का हाथ इजराइल पे से हट जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि युद्ध में आगे बढ़ना उसके लिए भी कठिन चुनौती होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल जो है वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब अगर अमेरिका ने ये मान लिया है कि भाई हमें शांति वार्ता के लिए जाना चाहिए, हमें इजराइल शांति वार्ता जी। को मानेगा कैसे? सवाल मेरा ये है, इजराइल शांति वार्ता को मानेगा कैसे? क्योंकि हिजबुल्लाह का बड़ा मुद्दा लेकर वो अभी भी सक्रिय है और उसका कहना है कि हमारी सीमाएं जो है वो हिजबुल्लाह के आतंक से प्रभावित है। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता है तब तक कैसी शांति वार्ता? जी। तो आखिरकार अमेरिका स्टैंड करेगा उनके साथ आगामी लड़ाई में? मूल प्रश्न मेरा ये देखिए है। बिल्कुल, और जाहिर बात है इजराइल के जो प्रश्न उनके सामने निकल कर आए हैं तो उनका जवाब क्या वाकई में इजराइल को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? और ये वही इजराइल है जो लगातार फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करता हुआ दिखाई पड़ता है, लगातार उनकी सीमाओं को अपने हदों में मिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। और क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह क्या शांत बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा, या फिर इजराइल के सामने जिस तरह से अब तक वो पेश आता रहा है वैसे ही पेश आएगा? तो अभी इस मामले में पेचीदगियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये संभावना बड़ी है कि 80-90% लगभग स्थिति बन रही है कि युद्ध विराम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे में जैसे मैंने आपसे कहा कि अमेरिका प्रभाव लगातार इजराइल पर रहा है, अगर यहाँ बातचीत का रास्ता खुलता है तो हिजबुल्लाह को भी अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे, इजराइल को भी अपनी हदों में आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो एक माहौल बन रहा है, जो कि पूरा देश पूरी दुनिया कहें कि इस बात का स्वागत कर रही है कि दोनों देशों के बीच में एक तरीके तीनों देशों के बीच में एक तरीके से अगर ये शांति वार्ता सफल रहती है तो आने वाले दिनों में जो स्थिति विकट होती चली जा रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए हॉर्मुज को लेकर जिस तरह का कह सकते हैं कि परेशानियों को सबब बना हुआ है, अगर वो रास्ता खुल जाता है तो तमाम देशों को इससे राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो या दुनिया के और तमाम देश हो, इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई अगर दोनों के बीच में बातचीत होती है तो एक बेहतर रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती और है। ईरान पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि ईरान ने लेबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को समर्थन किया, यमन में हुती को समर्थन किया, फिलिस्तीन गाजा में हमास को समर्थन किया, लेकिन इस युद्ध से जो है ईरान को आर्थिक नुकसान हुआ है। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये कहते हुए नजर आए कि मिसाइल अटैक्स में जितना नुकसान अमेरिका का ईरान का हुआ है, अमेरिका उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करने में मदद कर देगा ईरान की, यदि ईरान जो है इन तमाम शर्तों पर राजी हो जाता है। लेकिन आखिरकार एक बड़ा सवाल ये भी था कि ईरान पर जो आरोप लगते रहे कि इन तमाम जो आतंकी संगठन थे इनको ईरान से फंडिंग होती थी और जिसके चलते ये जो इजराइल है वहां पर लगातार अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। तो आखिरकार क्या अब ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाद, ईरान पर जो आर्थिक संकट आया उसके बाद, क्या इन आतंकी संगठनों की कमर टूट जाएगी, फंडिंग की कमर टूट जाएगी? ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। अमन जी, आपने तमाम जानकारी की साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए SPN9 न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहें।